Hello everyone, welcome back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the axial load and uniaxial bending in the columns. This is lecture 5 part 4. So before beginning, this is all about me, myself Piyush Sharma, and I'm here to guide you for the competitive exam. So let's begin our lecture. तो दोस्तों अभी तक हमने शॉर्ट कॉलम के क्वेश्चंस देख लिए जिसमें कोई बेंडिंग नहीं थी, प्योर कंप्रेशन फेलियर था। अब हम बात करने वाले हैं एक्सियल लोड और यूनिएक्सियल बेंडिंग की। यूनिएक्सियल बेंडिंग क्या होती है? सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट बेंडिंग, या तो एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई वाई एक्सिस के अबाउट। अगर एक्स एक्स के अबाउट है तो यहाँ ई एक्स होगा, और अगर वाई वाई के अबाउट है तो ई वाई होगा। यानी कि या तो ई एक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा या ई वाई एग्जिस्ट कर रहा होगा, दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो गाइस ये थी बात अभी बेसिकली कि यूनिएक्सियल बेंडिंग क्या होती है। अब अपन आगे देखते हैं कि अजम्पशंस क्या क्या हैं। जो अजम्पशंस हमने उसमें पढ़े थे कॉलम शॉर्ट कॉलम के पोर्शन में ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक जो स्ट्रेन का अजम्पशन है वो थोड़ा सा बदल गया है। यानी कि इन शॉर्ट आपको रिवाइज करा दूं कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर कंप्रेशन। अच्छा, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन एट हाईली कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर, मतलब जो ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेन में ऐसा है कि दोनों टेंशन में तो आने नहीं है, हम तो ये चाहते हैं एज अ डिज़ाइनर की कभी टेंशन ना आए। तो हाईली एक ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा और एक कम में कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेन है हाईली कंप्रेस्ड फाइबर के अंदर इन कॉन्क्रीट सब्जेक्टेड टू एक्सियल एंड बेंडिंग व्हेन नो टेंशन इन द सेक्शन ओनली डायरेक्ट कंप्रेशन, मतलब नो कोई टेंशन नहीं है, मतलब हम डायरेक्ट कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, बेंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो उसको डिनोट कर रहे हैं हम EHC से इस स्ट्रेन को। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.0035 माइनस 0.75 टाइम्स द स्ट्रेन ऑफ लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर। लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर का कितना है? ELC। तो आप 0.0035 माइनस 0.75 टाइम्स का ELC कर दोगे तो आपको स्ट्रेन मिलेगा उस पोर्शन पे जहां पे कंप्रेशन का इफेक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि ऊपर की साइड कंप्रेसिव स्ट्रेन ज़्यादा है। अगर आपको याद हो बीम्स के लिए, अगर सपोज करिए डबली रीइंफोर्स बीम का क्रॉस सेक्शन होता था, हम कैसा बनाते थे? स्ट्रेन ऐसा बनाते थे, क्योंकि वहाँ पे एक साइड टेंशन था एक साइड कंप्रेशन। ये कॉलम है, कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, हम नहीं चाहते कि टेंशन आए, तो कहीं ना कहीं बाहर होगा टेंशन, तो एक पोर्शन कम कंप्रेशन में और एक ज़्यादा कंप्रेशन में। तो आई होप अब बात क्लियर हो गई होगी कि भाई ये जो था मैंने आपसे कहा था शुरू में, दिखाया था शुरू के लेक्चर्स के अंदर कि यार ये मैं जब अच्छे से आऊँगा बेंडिंग पोर्शन में तब और क्लियर हो जाएगा। तो अब आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं स्टील्स में। क्या स्टील में कोई चेंज हुआ है? नहीं, स्टील वही है, वही 0.45 FC के है। कॉन्क्रीट के अंदर भी स्टील का वही है कि 0.002 के अबाउट, जैसे कि अपन ने पहले लिया था, थोड़ा सा इसको मतलब टेढ़ा है ना, 0.002, दिस इज 0.75 FC, सॉरी FC के नहीं, FY, दिस इज स्टील, सो 0.75 FY। ये वही कंसेप्ट है जो हमने पहले देखा था पिछले लेक्चर के अंदर, सेम टू सेम सब कुछ वही चल रहा है। इवन कॉन्क्रीट के अंदर भी हमें पता है 0.002 स्ट्रेन के अंदर इट इज 0.45 FC के। तो ये वाली चीज़ हमने कहाँ से उठाई? अगर आपको क्लॉज देखना है, अच्छे से जानना चाहते हो, तो ये रहा सेम टू सेम जो ये वर्ड्स में लिखा है उसको मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट आप लोगों को कर दिया है ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है सर, अपने को सब कुछ समझ आ गया। तो इसका मतलब आप जब बेंडिंग की बात कर रहे हो तो जो हमारा बेसिक अजम्पशन है कि एक्सेंट्रिसिटी 5% से कम होनी चाहिए थी प्योर कंप्रेशन के लिए, तो इसका मतलब कि एक्सेंट्रिसिटी 5% से बड़ी हो गई होगी, या तो डी में या बी में, दोनों में नहीं, किसी एक में। इसलिए मैंने यहाँ पे और लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं कहूँगा दोनों तो यहाँ पे मैं एंड लिख दूंगा और आपको मुंह से बोल के सुनाऊंगा भी कि एंड एंड, यहाँ पे और, या तो डी ज़्यादा हो रहा है या बी ज़्यादा हो रहा है, सिर्फ एक एक्सिस अभी उसकी बात कर रहे हैं। तो किसी भी एक एक्सिस के अंदर अगर आपका 5% से ज़्यादा चला गया तो उसमें क्या हो गया इफेक्ट? एक्सियल लोड भी आ गया कॉलम में और बेंडिंग भी आ गया। बेंडिंग एक एक्सिस के अबाउट, इसलिए इसको कहते हैं यूनी एक्सियल बेंडिंग। सब ठीक है, तो डिज़ाइन स्टेप और कंसेप्ट्स बताए जाएं हमको। ठीक है, अगर हमारे पास लोड है तो उसको फैक्टर्ड कर दो,
एक मोमेंट अवेलेबल है एज पर ई, तो ये पी यू इंटू ई हो गया, दिखा भी दिया, तो ये मोमेंट भी हो गया। लेट्स मूव टू सेकंड पोर्शन। फॉर डिजाइन इंटरेक्शन चार्ट्स आर यूज, मतलब यहाँ पे है ना पहली बार इंटरेक्शन चार्ट्स को देखोगे। अभी तक जो प्योर कंप्रेशन है उसमें इक्वेशन से काम चल रहा था, बट यहाँ पे पहली बार आप एक ऐसा इंटरेक्शन चार्ट देखोगे। अब प्रॉब्लम ये है कि IS 456 में ये इंटरेक्शन चार्ट नहीं गिवन है, ये गिवन है कोड SP16 में, तो वहाँ से लिया जाता है। अब इसको कैसे देखेंगे, तो वहाँ पे क्या देखो क्या दिया होगा, एक बहुत बड़ा सा एक पेज दिया होगा जिसमें एक ऐसा टाइप का बहुत बड़ा डायग्राम बना होगा, और उसके कोने में वो यहाँ पे टॉप पे जैसे मैंने ये लिखा है ना D-दिस, वहाँ पे एक ऐसा डायग्राम बना होगा जिसको मैंने बड़ा सारा यहाँ बना दिया, इसका इतना बड़ा नहीं, वहाँ पे छोटा सा ही बना होता है, ऐसा ही है छोटा सा, और यहाँ और आपको D-D इज इक्वल्स टू 0.1, फिर D-D इज इक्वल्स टू 0.15, ऐसे 0.20 ऐसे लिखा होता है। अब बात आती है सर ये D- क्या है, कैपिटल D क्या है, ये देखो कैपिटल D जो है ये ओवरऑल एक डायमेंशन है, ओके, और B दूसरा डायमेंशन है, तो B और D जो भी तुम्हारे एक्सेंट्रिसिटी है वो वाला उठा लो। D- क्या है कि आपकी मेन स्टील से रीइंफोर्समेंट से क्लियर कवर क्या है, यानी कि क्लियर कवर ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट डिवाइडेड बाय लेटरल डायमेंशन, वो है ये वैल्यू। साथ में इस वैल्यू को उठाएंगे तो उसके रेशियो के अकॉर्डिंग हम कर्व पे पहुंचेंगे। अब फिर कर्व के अंदर भी कुछ तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, वो देखो एक्स एक्सिस पे PU बाई FC के BD, यानी कि आपको PU पता है, उसमें FC के BD के अकॉर्डिंग आपको निकालनी पड़ेगी, MU पता है, FC के BD स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब आपको निकल क्या क्या, इसके साथ साथ कर्व में बहुत सारे कर्व्स बने होंगे ऐसे ही, आप कौन सा चूज करोगे, क्योंकि किसी पे 0.06 लिखा है, फिर 0.08 है, फिर 0.10 है, फिर 0.12 है, तो क्या है ये है PT, परसेंटेज ऑफ टेंशियल स्टील डिवाइडेड बाय FC के। आ गई समझ में, तो हमें टेंशन स्टील उठानी है, डिवाइडेड बाय FC के करना है, तो ये कर्व की वैल्यू आएगा। अब आप पूछेंगे सर ये कहाँ से आएगा, देखो यार ना ये IS कोड है, पेपरों में IS कोड भी अलाउड नहीं होता, बस मैं आपको एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ कि कैसे ये कर्व यूज़ होता है। तो आपके पास ये दोनों चीज़ गिवन है, तो आप इन दोनों चीज़ में एक पॉइंट, ये वैल्यू आ गई, सपोज करो यहाँ ये वैल्यू आ गई, तो आप पता कर सकते हैं कि हाँ ये दोनों वैल्यू कहाँ टच हो रही है, यहाँ हो रही है, तो यहाँ कितना परसेंटेज स्टील निकलेगा। परसेंटेज स्टील एक बार पकड़ में आ गया तो अब आप लॉन्गिट्यूडनल स्टील तो डिज़ाइन कर सकते हो, ये होता है तरीका। तो एज पर कर फाइंड PT बाय FC के, तो एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील निकाल सकते हैं। अब हम समझते हैं कि इंटरेक्शन डायग्राम में मतलब ऐसा ये बना दिया एक अलग सा, ये आपको दिख रहा है, तो इसमें कौन सा रीजन क्या है, कि कौन सी चीज़ किसके लिए यूज़ होगी, और इसका डिज़ाइन करेंगे तो करेंगे कैसे। चलो, इफ कॉम्बिनेशन ऑफ लोड इज इन रीजन 1+2 कॉलम इज सेफ, ये मैंने क्यों लिख दिया, और मैं क्या यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ना ये टू द पॉइंट है, और ये जो बुक्स में जो लिखा है और आपको कोचिंग्स में जो पढ़ाने वाले हैं उसको भी मैंने बहुत अच्छे से समराइज किया है यहाँ पे, तो आप ग्राफिकली समझना है इस चीज़ को कि एक पहली चीज़ PU बाई FC के BD यहाँ लेफ्ट में है, यानी कि Y एक्सिस में है, X एक्सिस में MU बाई FC के BD स्क्वायर है। ओके सर, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि इसको पूरे कर्व को इन्होंने 3 रीजन में डिवाइड किया, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। तो रीजन 3 जहाँ से जाता है कि जस्ट पॉइंट जो ये हो गया, यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा कर्व पे उसे कहते हैं बैलेंस लोड वैल्यू, और यहाँ पे ऑब्वियसली प्योर एक्शियल लोड होगा। सपोज करो एक ऐसा, ये मतलब डिफरेंट कॉलम्स की डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है फॉर मूवमेंट। सिंपल सीधी बात है, आपके पास एक लोड है एक मूवमेंट है, तो वो मूवमेंट क्या क्या हो सकता है उसकी बात हो गई है। तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात, जैसे यहाँ पे तो जीरो मूवमेंट है, जीरो मूवमेंट है तो ये कैसा हो गया, एक्शियल लोड ओनली वाला कंसेप्ट हो गया। आई बात समझ में, ये है आपका इंटरेक्शन चार्ट। डिफरेंट जो पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि मूवमेंट की भी मूवमेंट की वजह से और लोड की वजह से आप किस रीजन में लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन होता है। अब वो क्या है, उसके लिए रीजन समझने पड़ेंगे, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। तो कैसे ये रीजन है क्या है उनको देखते हैं ताकि आप क्लियरली समझ सके। तो टोटल एरिया हमने 3 रीजन में डिवाइड किया। सबसे पहले उठाते हैं रीजन 1 को। रीजन 1 में एक्शियल लोड इज हाई एंड मूवमेंट इज लो। आओ दिखाओ कर्व के अंदर, ये देखो यहाँ पे आप लॉजिकली देखोगे तो मूवमेंट की काफ़ी कम वैल्यू रहेगी
ऑन एक्स एक्सिस यू कैन रीड, और वाई वैल्यू पे देखो एक्चुअल लोड ही काफ़ी हाई वैल्यूज़ है, इनफैक्ट जीरो वाले पे तो सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे भी ठीक ठाक है मूवमेंट की वैल्यू, बट स्टिल लोड की वैल्यू काफ़ी हाई है। इट मीन्स यहाँ पे जो बोल वाला है वो एक्चुअल लोड का है। तो ये किस टाइप की कॉलम में देखने को मिलता है, ये हमें मिलता है, या ग्राफिकली कह सकता हूँ, ये रीजन 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऐसे रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी 5% से कम है। आ गई बात समझ में? 5% ऑफ वॉट, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, यानी कि बी और डी, यानी कि यहाँ पे जो फेलियर मिलना है वो कौन सा बना है, प्योर कंप्रेशन फेलियर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे IS कोड के अकॉर्डिंग? सर ये वाला 0.9 इंटू 0.45 FC के एरिया ऑफ कॉन्क्रीट प्लस 0.75 FY इंटू ASC। आई बात समझ में कि रीजन 1 प्योर कंप्रेशन फेलियर की बात कर रहा है। ओके, तो इस रीजन में जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है? इस रीजन के अंदर सबसे पहली बात तो जो टेंशन है वो कॉलम में नहीं है। सर ये कैसे, मतलब आप बताते हो टेंशन कॉलम में नहीं है बार बार, और ये देखो ये क्रॉस सेक्शन तो वैसे कॉलम का है, कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, हम स्ट्रेन डायग्राम बना रहे होते हैं, एक तरफ कम कंप्रेशन छोटा कंप्रेशन मिलेगा और एक तरफ काफ़ी हाई कंप्रेशन मिलेगा। तो सर आप मतलब ये कैसे बना रहे? अरे कुछ भी नहीं, इसको एक बार तुम ऐसी बीम समझो जिसकी न्यूट्रल एक्सिस उसके बॉडी से बाहर चली गई। अगर मैं तुम्हें एक डबली रीइंफोर्स्ड बीम दे दूं तो हम क्या कहते थे, अरे इसकी न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बना देते थे यहाँ 0 करके। मैं कहा नहीं, इस बीम को तुम ऐसा करो कि न्यूट्रल एक्सिस बाहर चली जाए। तो अब आप इसका कर्व कैसा बनाओगे? ऐसा बनाओ। आ रही है बात समझ में? तो कई बार तुम्हें क्वेश्चन में ये देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन तो यही था कि हम कॉलम को कैसे विजुअलाइज करते हैं। हम कॉलम को विजुअलाइज कर रहे हैं एक ऐसी डबली रीइंफोर्स्ड सिस्टम की तरह जिसकी न्यूट्रल एक्सिस बाहर है। ये बिल्कुल एक बच्चे को समझाने के लिए जायज़ पोर्शन है, इनफैक्ट बुक्स के अंदर भी ये लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस बाहर गई है तो कैसे गई है, उस बात के लिए। ठीक है, सो दिस इज अ कॉलम और उसकी न्यूट्रल एक्सिस बाहर है, यानी कि टेंशन जो है वो कॉलम के अंदर नहीं होगा, न्यूट्रल एक्सिस बाहर है तो इसलिए नो टेंशन इन द कॉलम। और दूसरी बात, न्यूट्रल एक्सिस आउटसाइड द कॉलम, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस इज लाइंग आउटसाइड द कॉलम। और तीसरा, मैक्सिमम स्ट्रेन, क्यों? क्योंकि कंप्रेशन की बात है, डायरेक्ट कंप्रेशन की बात है, तो वो कितना होगा? 0.002। ये बातें आप दिमाग में रखें बिल्कुल, और आई होप मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट बताने की कोशिश की है कि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। सो अब ये ठीक है सर, अब रीजन 2 में आओ। रीजन 1 तो सिंपल था, रीजन 2 की बात करो। यहाँ पे रीजन 2 में क्या है, एक्शियल लोड और मूवमेंट दोनों सिग्निफिकेंट है। दिखाओ सर, ग्राफ में दिखाओ। चलो दिखाता हूँ, उससे पहले एक बार देख लो। इन दिस केस 2 कॉलम इज इन कंप्रेशन ओनली, नो टेंशन। ओके ओके ओके, पर पहले दिखा दो एक बार ये जो आप बात कह रहे हो। देखो इवन इन रीजन 2 अभी तक हम देख रहे थे कि इस रीजन 1 में तो हमारा पीयू लोड ज़्यादा था। यहाँ पे आओ आप रीजन 2 में। अब रीजन 2 में क्या है, मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है और उसी के पैरेलली, मतलब ऐसे तो रीजन 1 के कंपैरिजन में लोड कम है, बट जब हम लोड और मूवमेंट को देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हाँ ये दोनों ही सिग्निफिकेंट है। यहाँ से दोनों ही सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं, मतलब दोनों को कंसिडर करेंगे और दोनों को कंसिडर करेंगे इक्वली, उनको वेटेज देंगे तो हमें समझ में आ रहा है जहाँ वेटेज होगा वहाँ कैसी बेंडिंग हो रही होगी, कोई ना कोई एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही होगी, इसीलिए इसको यूनिएक्शियल कह रहे हैं। तो आप कहेंगे सर बाईएक्शियल में भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर बाईएक्शियल की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, पहले अपने को कंफ्यूज मत करो, अभी यूनिएक्शियल ही चलने दो, दिमाग में जो डाला है वही चलो, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेंगे और समझाएंगे बाईएक्शियल कैसा हो। तो एक्शियल बेंडिंग एंड मूवमेंट बोथ आर सिग्निफिकेंट, यहाँ दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। इसके अंदर भी इवन मूवमेंट आ चुका है तब भी कंप्रेशन है। इसका मतलब सर यार पहले क्या था, न्यूट्रल एक्सिस, अगर बिल्कुल जो रीजन 1 की बात करूँ तो रीजन 1 में न्यूट्रल एक्सिस यहाँ थी, रीजन 1। रीजन 2 में न्यूट्रल एक्सिस थोड़ी सी हमारे सिस्टम के आसपास चली गई है बट अभी भी बाहर है, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है ना वो कम हो गया है, यानी कि टेंशन है नहीं बट ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो इसी वजह से हमारे कोड ने क्या स्ट्रेन दी, लीस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन, यानी कि 0.75 टाइम्स द लीस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेन हो गया ये
मैक्सिमम वाले में यानी कि यहाँ वाले की स्ट्रेन हो गई है। ठीक है सर, आ गई बात समझ में। अब रीजन 3 क्या है, अब रीजन 3 में आओ। देखो रीजन 3 में बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आप प्लॉट करो दोनों पॉइंट्स को तो आपको पता चलेगा। देखो लोड जो है बड़ा कम हो गया और मूवमेंट अभी भी हाई है। इस पॉइंट पे तो सिर्फ मूवमेंट है, तो लोड लगभग 0 है। ऐसा तो खैर कुछ होता नहीं है, बट यहाँ पे जो रीजन 2 खत्म होता है, रीजन 3 शुरू होता है ना, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड लोड वैल्यू। यानी कि इससे पहले पहले अभी तक आपका मूवमेंट और लोड जो था दोनों सिग्निफिकेंट थे। रीजन 1 में लोड ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और रीजन 3 में मूवमेंट ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो यार रीजन 3 में क्या हो जाएगा ग्राफिकली या यूँ कहूँ रिप्रेजेंटिवली, यार रीजन 3 में क्या होगा कि जो न्यूट्रल एक्सिस है ना वो इतनी पास आ जाएगी कि वो हो सकता है कि हमारी जो कॉलम है उसके अंदर उसके क्रॉस सेक्शन में आ जाए, जिसके कारण अगर आप उसका स्ट्रेस डायग्राम बनाओगे कंक्रीट का तो कैसा बनेगा सर, वही जो अपन बनाते हैं, अपन ने पढ़ा है। साथ में स्ट्रेन डायग्राम देखो ऐसा हो जाएगा, एक तरफ टेंशन और एक तरफ मेरे भाई कंप्रेशन। यानी कि हम पहुंच गए बेंडिंग वाली सिचुएशन में, और बेंडिंग वाली सिचुएशन साफ बोलती है कि मैक्सिमम स्ट्रेन कितना लेना है, 0.0035। यानी कि रीजन 3 के केस में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन हो गई है 0.0035। यानी कि अगर मैं मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी देखूं रीजन 2 और रीजन 1 की, उसमें क्या है कि क्योंकि रीजन 2 की बात करो या रीजन 1 की बात करो, न्यूट्रल एक्सिस जो है वो नीचे है, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेस लेते तो वो पूरा ले लेंगे। बट यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ पे एक छोटे से पोर्शन का स्ट्रेस बन पाएगा रीजन 3 में, और इस वजह से आपकी मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। सिर्फ रिक्वायर्ड कंसिडर्ड एरिया क्या हो गया, ऊपर हो गया न्यूट्रल एक्सिस का, यहाँ पे ये आ गया। तो हमारी मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई कि नहीं, किसकी वजह से हुई, टेंशन के इंट्रोडक्शन से हुई। इसीलिए हम कभी भी नहीं चाहते कि कॉलम के अंदर टेंशन आए। तो ये एक्सप्लेनेशन। अब आप पूछेंगे सर ऐसा कभी डिज़ाइन करना है क्या। देखो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। एक तो मैक्सिमम स्ट्रेन कितना हो गया 0.0035, और जो मैंने बोला ऐसा कभी डिज़ाइन कर रहे हैं नहीं, एलएसएम ने साफ बोल दिया है रीजन 3 में कोई डिज़ाइन नहीं किया जाएगा, सिंपल एज दैट। यानी कि रीजन 2 और रीजन 1 ही एलएसएम ने अलाउ किए फॉर डिज़ाइन। और साफ तौर पे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछ लेते कि रीजन 3 में आ गया तो इसका मतलब क्या, टेंशन कॉलम पे। हाँ भाई हाँ, टेंशन कॉलम में है और मैक्सिमम स्ट्रेन ये है 0.0035। सो दिस इज हाउ, और यू कैन अंडरस्टैंड द मिनिमम, आई मीन टू से दैट मिनिमम डिज़ाइन लोड वैल्यू। सो हम रीजन 3 को अवॉइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्लॉज नंबर 25.4 में मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी में, जो मैंने पहले नहीं पढ़ता था आप लोग ले जानबूझ के, वो ये था, अब हाईलाइट करके रखा है। क्या है ये, वेयर बायएक्सियल बेंडिंग इज कंसिडर्ड इट इज सफिशिएंट टू इंश्योर दैट द एक्सेंट्रिसिटी एक्सीड्स द मिनिमम अबाउट 1 एक्सिस एट अ टाइम। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है, अगर मैं 1 एक्सिस एट अ टाइम की बात करूं तो वो कैसा है, यूनिएक्सियल है। यानी कि ये बोल रहा है जब तब तुम बायएक्सियल बेंडिंग करने वाले हो, व्हेन बायएक्सियल बेंडिंग इज कंसीडर्ड इट इज सफिशिएंट टू इंश्योर दैट एक्सेंट्रिसिटी एक्सीड्स द मिनिमम अबाउट 1 एक्सिस एट टाइम। यानी कि तुम पहले तो ले लो कि हाँ भाई ये अगर डी है और ये बी है, तो बी का पहले एक्सीड हो गया उसके लिए डिज़ाइन करो, फिर डी का एक्सीड हो गया और दोनों को ऐड कर दो। तो यानी कि ले दे के जो डिज़ाइन है फॉर 1 एक्सिस exceeding the required eccentricity that is happening for even biaxial bending। इसलिए मैं यूनिएक्सियल बेंडिंग में आपको डिज़ाइन स्टेप्स नहीं दिखाऊंगा, सीधे बायएक्सियल बेंडिंग में दिखाऊंगा। उसी एक्सिस के अबाउट जहाँ पे आपका मूवमेंट ज़्यादा गया है आप यूनिएक्सियल डिज़ाइन भी कर सकते हो। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिएक्सियल बेंडिंग जो मैंने यहाँ कर लिया है। और इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्वियसली आप कोड भी अगर मैं आपको दे दूंगा तो SP16 के बिना आप अधूरे हैं, तो इसके ऊपर से क्वेश्चन आ ही नहीं पाते हैं इवन इन सब्जेक्टिव।
मेरा मतलब कन्वेंशनल जो इंजीनियरिंग सर्विस का है उसमें भी बढ़ा, जैसे मैंने रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 है ना, इसको एक्सप्लेन करने क्वेश्चन आते हैं कि इसको एक्सप्लेन कर दो, इसका डायग्राम बना दो। तो सोचो मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ कर दिया है, पूरा बना दिया है, अब आप बस इसको अच्छे से पिरोएं शब्दों में और सारा काम हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्शियल लोडिंग और बायएक्शियल बेंडिंग की बात करेंगे और उसके अंदर डिज़ाइन स्टेप्स भी देखेंगे। So guys, before leaving, I request you guys subscribe this channel if you haven't subscribed it yet. Share it with your friends, and if you have any query, mention it in the comment section below. और यार बढ़ाओ इस चैनल को ताकि मैं मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाता रहूँ। God bless you all. Bye bye.